नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 10 सितंबर को लखनऊ में मदरसा बोर्ड की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस दौरान ये बैठक आयोजित की जा रही है। नई मान्यता शुरू करने पर भी बैठक में विचार होगा। पोर्टल पर छूटे मदरसों को अपलोड करने पर विचार होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम तय करने पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही पुरानी मार्कशीटों को ऑनलाइन किए जाने पर भी इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा 2025 की तैयारी पर भी बोर्ड विचार करेगा। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मदरसा रजिस्ट्रार और सदस्य भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर कहा कि दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बात चल रही है। दोनों दलों का प्रयास है कि सभी महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखकर हरियाणा के हित में, हरियाणा की जनता की मांग के अनुरूप एकजुट होकर चुनाव लड़े। आपको सुनवाते हैं राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा। लगातार ये बात कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में चर्चा चल रही है। बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती है। ये कमरे के भीतर बैठ के जो चर्चाएं करी जाती हैं उससे जो एक निष्कर्ष निकलता है वो आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। बस मैं अलायंस पर इतना ही कह सकता हूं कि जब भी कोई सकारात्मक डेवलपमेंट होगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अलायंस को लेकर, अलायंस करने के लिए आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। मैं व्यक्तिगत बयानों पर या इंडिविजुअल सीट्स पर कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं बस इतना आपको कह सकता हूं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। देरी नहीं बहुत होगी, बहुत शुक्रिया। राघव जी, इसका फायदा बीजेपी नहीं, देखिए अभी तो आखिरी तारीख नॉमिनेशन की 12 तारीख है। 12 तारीख से पहले फैसला ले लेंगे और अगर मन नहीं मिले या अगर विन विन सिचुएशन नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। तो 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अभी देखिए, मैं अभी कोई इस प्रकार के मैं बयान नहीं देना चाहता। बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक वातावरण में चल रही है, अच्छी चर्चा हो रही है और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कुछ अच्छा निष्कर्ष इन बातचीत से, चर्चा से हरियाणा के हित में, देश के हित में, लोकतंत्र के हित में निकलेगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों की नाम की सूची जारी की है। गुरेज से फकीर मोहम्मद खान बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। साथ ही सोनावारी से अब्दुल राशिद खान को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। वहीं करनाह से इदरिस करनाही बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बांदीपोरा से नसीर अहमद चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। इसमें 10 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि बिहार विधानसभा की राजनीति में नीतीश कुमार एक धुरी है। नीतीश कुमार का हाथ जिसके साथ रहता है वही बिहार में शासन करता है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। शासन कुछ सवाल पूछना है, कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? आखिर यह तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक धुरी है। नीतीश कुमार का हाथ जिसके साथ रहता है वही बिहार में शासन करता है। तो अब तो इसी को स्वीकार कर रही है वो,
तो नीतीश कुमार पर बोलने से क्या मतलब है? नीतीश कुमार जी ने तो कह दिया कि हमने 2 बार गलती किया तो नीतीश कुमार जी का यूएसपी है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत को इन लोगों के साथ जाने पर इन लोगों ने उसका तार किया, और तो नीतीश कुमार अलग हो गए। अपराध को लेकर भी लगातार अपराध कौन छोड़िए ना, अपराध कहाँ हो रहा है? अपराध कौन सा अपराध हो रहा है? अपराध किसको कहते हैं? कोई संगठित अपराध कहाँ हो रहा है? अपराध का मतलब होता है संगठित, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में नहीं है। हत्या, हम आपके साथ खड़े हैं यहाँ, कोई किसी को मार दे रहा है, जमीन का विवाद है, कई तरह के विवाद है, वो अपराध नहीं है। वो आपसी विवाद में हत्या होती है और उस पर भी कार्रवाई होती है, उद्भेदन होता है, गिरफ्तार होते हैं। कुछ सवाल वहीं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, कन्हैया लाल मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, कन्हैया लाल मित्तल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर, जहां अभी कांग्रेस के बड़े नेताओं और कन्हैया लाल मित्तल के बीच बैठक चल रही है। आपको बता दें, कन्हैया लाल मित्तल वही शख्स है जिसने जो लाम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे गाना गाया था, और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, जिसके बाद अभी खबर ये है कि जल्द कन्हैया लाल मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं लोग, इसलिए वो हर तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जीतेंगे। हम उस भारत के खिलाफ हैं जो वो बनाना चाहते हैं। भारत सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई सबका है। वहीं इस पर सियासत देखी जा रही है, और इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो क्या कुछ बयान है, आपको सुनवाते हैं। इनको डर ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इनका किसी और का डर तो है नहीं। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी और अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जानें दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा, मगर उनसे मैं कहना चाहता हूँ, वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब से 370 ले गए, क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है, उसके जिम्मेवार ये खुद हैं। देखिए, सवाल बहुत हैं। सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस पार्टी और अनेक पार्टियां उठाती आई हैं कि आपने एक पूर्ण राज्य का जिसको दर्जा था वो दर्जा छीन के यूनियन टेरिटरी बना दिया, ये कैसा न्याय है?
इससे बड़ा अन्याय इस देश के किसी और राज्य के साथ। अफजल गुरु कौन था? बड़े बड़े आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था कि नहीं? निर्दोष लोग मारे गए कि नहीं? षड्यंत्रकर्ता था कि नहीं? मामला ऊपर कोर्ट तक गया, सही पाया गया कि नहीं? रिव्यू हुआ, रात में लोगों ने फांसी रोकने के लिए दरखास्त दिया, मालूम है ना आपको? आज उसको लेकर सियासत हो रही है। तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला करें, कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? इसमें कितने हमले तो मनमोहन सिंह के राज में हुए थे कि नहीं हुए थे? तो कांग्रेस पार्टी भी शांत हो जाती है? यही है कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। तो मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी अब कश्मीर बदल गया है। अब लाल चौक पर तिरंगा लहराता है, भारत माता की जय बोली जाती है। बाकी इलाकों में भी ये होता है। कश्मीर के लोगों ने देख लिया कैसे उनका शोषण किया गया। आज ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, आज पंचायत के लोग बहुत खुश हैं। जो विस्थापित से उनको आज नागरिकता मिली है, वहाँ IIT है, वहाँ IIM है, वहाँ IT का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा है कि हमें लूटा गया आतंकवाद, अलगाववाद के नाम पर। अगर कांग्रेस पार्टी उसी अलग को जगाना चाहती है तो वहाँ की जनता जबरदस्त जवाब देगी। बड़ा सा चुनाव उसको गंभीरता से लेती है, और क्योंकि एक ही सीट है इसलिए स्वाभाविक रूप से कि सारे के सारे वहीं पर प्रचार करने जाएंगे, इसलिए ये कोई नई बात नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही सिस्टम है कि वहाँ सभी चुनावों को गंभीरता से लिया जाता है। क्योंकि सर एक तरफ बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस ने जो है केदारनाथ बद्रीनाथ सीट जीती है, लखपत बटोला वहाँ से जीते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको लेकर जिस तरीके से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी अभी से ही एक्टिव मोड में नजर आती हुई नजर। देखिए, ये 2 सीट जो हमने पिछले उपचुनाव में हारे हैं वो हमारी नहीं थी, वो एक कांग्रेस की पार्टी, एक बसपा की थी, इसलिए वो सीट को नहीं कह सकते। लेकिन ये केदारनाथ की सीट तो हमारी है, इसलिए यहाँ कोई शक ही नहीं है कि हम न जीत पाए। सर कांग्रेस तो एक तरफ कह रही है हम जीते पड़े सीट को। देखिए, कांग्रेस तो फिलहाल मुगालते में है, और क्योंकि वो समझ रहे हैं कि 2 सीट जीत गए, 2 सीट वो नहीं जीते हैं, वो अपनी सीटें जीते हैं। हमारी सीट नहीं आ रहे, हम सीट नहीं आ रहे हैं, और ये सीट हमारी है, इसलिए उनको गलत फहमी है। और अभी चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। सर जिस तरीके से देखा जा रहा था कांग्रेस पहले से लगातार एक्टिव मोड में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर ना जो है निशाना साध रही है, कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से पैरासूट कैंडिडेट उतारती लाके। नहीं, जो भी हम उतारेंगे, पैरासूट हमारे यहाँ कभी कोई नहीं उतारा, आप एक नाम लीजिए। लेकिन जहाँ तक आप लक्सर की बात कर रहे हैं, तो वो सीट का जो प्रकृति है वो दूसरी टाइप की है, और क्योंकि वो यूपी से लगा हुआ बॉर्डर है, हरियाणा से लगा हुआ बॉर्डर है, इसलिए वहाँ का उनका प्रभाव रहता है। लेकिन जहाँ पहाड़ की बात है वहाँ कोई पैरासूट नहीं आएगा, जो भी आएगा स्थानीय कार्यकर्ता आएगा। कैमरामैन सुशील के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर से इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रदेश में 10 विधानसभा पे होने वाले उपचुनाव को लेकर हमारे साथ खास बात करने के लिए नंद किशोर गुर्जर जी हैं, जो लोनी से विधायक है। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, तो उसको लेकर आपका क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक एक व्यक्ति चाहता है, और उनके नाम पे उत्तर प्रदेश में वोट पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो शानदार काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी जी की सरकार में जो काम हुआ है, तमाम मंत्रियों ने, सभी डिप्टी CM लग करके, उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती थी, सड़कें नहीं थी, दिन में बलात्कार, मर्डर, डकैती, अपहरण होते थे। तो ये सारी चीज़ सुधरी हैं, जिसके कारण यहाँ की जनता की ज़िंदगी आसान हुई है। उद्योगपति आना शुरू हुए, निवेश हमारे यहाँ लगातार, इंडस्ट्रियल्स जो हैं वो सब लोग कर रहे हैं, और जो भर्तियाँ भी हुई हैं उनमें भी बिना किसी भेदभाव के, बिना एक भी पैसे रिश्वत लिए, तो यूथ का भी भरोसा, जो लगातार काम यूथ के लिए हो रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में हो रहा है, तो हर क्षेत्र में जो काम हुआ है उसके कारण मैं कह सकता हूं कि हम कम से कम 10 में से 8 सीट जीतने जा रहे हैं। सर, बात की जाए आरएलडी से आपका गठबंधन है, और गठबंधन जिस तरीके से लगातार हो रहा है, तो उसमें आरएलडी को भी काफ़ी देखना मिल रहा है कि वो 3 सीट मांग रही है, लेकिन उसमें नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं आरएलडी वाले। देखिए, वो भी एक पार्टी है, और आरएलडी हमारा सहयोगी संगठन है, तो सहयोगी दल के नाते उनका अधिकार है कि वो सीटें मांगें,
लेकिन ये तो पार्टी जो हाईकमान है उसको तय करना क्या होना है। तो जयंत जी बहुत शिक्षित और बहुत मेहनती और कर्मठ एक नेता हैं जो भविष्य हैं इस प्रदेश का। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी यहाँ जो विकास की जो गति है हमारी, और जिस तरह से माननीय मोदी और माननीय योगी जी और तमाम बीजेपी पार्टी के वर्कर्स ने, नेताओं ने मिलकर के जो एक उत्तर प्रदेश में जो हालत थी कि लोग पलायन कर रहे थे, इस बात को समझेंगे। गन्ने का पेमेंट हुआ है, किसान को एमएसपी पे उनका भुगतान हो रहा है, क्रेडिट कार्ड किसानों को सम्मान निधि दी गई है। तो क्योंकि मूलतः जो लोकदल है वो किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी है, तो इस भावना को समझेंगे और जो होगा, जो तय करेगा हाईकमान, उस पर वो पूरी तरह से संतुष्ट भी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ लोग लड़ेंगे वहाँ उनके साथ, और जहाँ लोकदल के लड़ेंगे उनके साथ हम लोग पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। सर, जम्मू कश्मीर से तो उन्होंने अपने स्टार प्रचारक भी और अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो स्टार प्रचारक तो देश भर के लिए किए हैं, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं किए। तो उनके यहाँ पार्टी में जो लीडर्स हैं वो तो सभी करते हैं, हमने भी किए हैं। जम्मू कश्मीर से अकेला चुनाव लड़ रहे हैं ना तो? नहीं, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी जब गठबंधन है तो वो साथ रहेंगे ही, और जो भी है वो मतलब वो हमारे लेवल की नहीं। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, ये तो पार्टी हाईकमान की बात है। लेकिन ये हम कह सकते हैं जो समाजवादी पार्टी ने जो नरक किया था उत्तर प्रदेश का, जो भ्रष्टाचार हुआ था, अपराध हुआ था, दिन दहाड़े डकैती, मर्डर होते थे, आतंकवादियों को रिहा किया जाता था, कार सेवकों को मारा गया, तो उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। उनकी जमानत जब्त होंगी और एक तरफा कमल खिलेगा उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। समाजवादी तो ये कह रही है कि सबसे ज़्यादा क्राइम जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। देखिए, वो समाजवादी पार्टी का चरित्र है। एक दो अधिकारी जो सपा के एजेंट के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पकड़ लिया है, कहीं कार्रवाई हुई है, कहीं कार्रवाई होने जा रही है। तो ऐसा नहीं है, पूरा प्रदेश ही नहीं, देश के लोग भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भरोसा करते हैं कि आज हमारी बेटियां किसी टाइम कहीं भी जा सकती हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ उंगली उठा दे। क्या उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीट ला रहे हो? नहीं, 10 को तो हम नहीं कहते, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा 8 सीट निश्चित तौर पर हमारी आएंगी, जो हमारी सीट हैं उनसे ज़्यादा बढ़ेंगी, समाजवादी पार्टी की सीटों को हराएंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 10 की 10 हमारी है, वो पता चल जाएगा सामने। अखिलेश जी तो लगातार झूठ बोलते हैं, तो पिछली बार भी उनकी सरकार बनी हुई थी, उससे पहले भी उनको फील गुड हो रहा था, तो जनता ने बैठा दिया घर। इस तरह इस बार भी हो जाएगा। उन्हें थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के लोगों को गलतफहमी है कि लोकसभा में जो भ्रम फैलाया, और उस भ्रम के कारण जो आरक्षण खत्म कर देंगे, तमाम जातियों के सम्मेलन, जातिवाद जिस तरह से भड़काया गया, और सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हुआ, उसके कारण कुछ सीटें बढ़ी हैं। तो ये जनता समझ चुकी है कि उनके साथ ये छल किया गया था। आने वाले चुनाव में जनता पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी झांसे में नहीं आनी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है, उसको देखते हुए एक तरफा वोट डालने का काम यहाँ की जनता करने जा रही है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का इंतजार बढ़ गया है, जिसके साथ ही इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी ने कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह से खास बातचीत की। नाथ विधानसभा में उपचुनाव होने वाले, तो हमारे साथ खास बात करने के लिए प्रीतम सर, केदारनाथ की विधानसभा में उपचुनाव होने से सर इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर इससे पूर्व बद्रीनाथ और मंगलौर का उपचुनाव हुआ था, जिसको जीतने का काम कांग्रेस ने किया है। निश्चित रूप से केदारनाथ में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी, और जो है केदारनाथ की जनता ने, उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है। हम निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ से ये कह रही है कि हमने जो है पूरी तरीके से जीत को हासिल करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, भाजपा जाने। उन्होंने तो बद्रीनाथ में भी जीत का दावा किया था, मंगलौर में भी जीत का दावा किया था, लेकिन दोनों उपचुनाव वो हारे। और आज उत्तराखंड राज्य के अंदर जो स्थितियां हैं उससे लोग त्रस्त हैं। चाहे बढ़ती हुई महंगाई का जिक्र करूं, चाहे बेरोजगारी का जिक्र करूं, चाहे मैं किसानों की बात करूं, चाहे मैं कानून व्यवस्था की बात करूं, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, खनन जो जिस तरीके से हो रहा है, अवैध खनन, वो उत्तराखंड के अंदर है।
शराब को जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। एक विषय नहीं है, बहुत सारे विषय हैं जिनको जो है हम चुनाव में भी उठाएंगे और चुनाव में उठाने के साथ साथ जो है आम जन के जेहन में ये सब बातें हैं। सर धामी जी तो कहते हैं, हमने कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था पे पूरी तरीके से उन्होंने कमर कस रखी है अधिकारियों के साथ। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं और उत्तराखंड राज्य के अंदर महिलाओं पर अपराध में जो है भाजपा के लोग संलिप्त हैं, उनके पदाधिकारी संलिप्त है, तो कहाँ कानून व्यवस्था है? आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, चोरी हो रही है। जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त है। सर हरक सिंह रावत जी खुद बद्रीनाथ से केदारनाथ से टिकट मांगने का वो चल रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार हरक सिंह रावत और हरीश रावत में भी जंग देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए, जहाँ तक टिकट का प्रश्न है, वैसे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे प्रभारी जी इस पर जो है निर्णय लेने का काम करेंगे। तो जिसके पक्ष में भी निर्णय हो, जिसे भी हाईकमान टिकट देना चाहेगा, कांग्रेस के सब लोग उसको लड़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस एकजुट दिखेगी क्या केदारनाथ में? जिस तरीके से बद्रीनाथ और मंगलौर में कांग्रेस एकजुट थी, उसी तरीके से केदारनाथ में भी हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जीतेंगे। सर हरक सिंह रावत पे ईडी का मामला चल रहा है। नहीं, देखिए, वो तो अब आम बात हो गई है। जो आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठती है, उस आवाज़ को दबाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। तो इससे हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हरक सिंह जी ने तो कहा है कि मैं ईडी का सामना करूंगा, और अगर उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं मुंह खोलूँगा तो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक पहुँचा लाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। कोई अब ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की ना तो कोई महत्ता रह गई है और ना ही अब पॉलिटिकल लोग इससे घबराने लगे हैं। अब वो कहते हैं कि ये तो हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूती और 5 कैबिनेट मंत्रियों को जो है उपचुनाव में उतार रही है। सर भाई, उन्होंने बद्रीनाथ में भी उतारे थे, मंगलौर में भी उतारे थे। उन्होंने तो इन दोनों उपचुनाव को जीतने के लिए क्या नहीं किया, हर हथकंडा अपनाने का काम किया, लेकिन दोनों जगह शिकस्त मिली। तो केदारनाथ में 5 क्यों, पूरी कैबिनेट आएगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज आम जन जो है पूछ रहे हैं। केदारनाथ का प्रकरण देख लीजिए, यहाँ दिल्ली के अंदर जो है केदार धाम की स्थापना करने की बात हो रही थी, वहाँ से शिला ला करके दिल्ली के अंदर केदार धाम का शिलान्यास किसने किया? कांग्रेस तो नहीं किया ना, मुख्यमंत्री जी और तमाम भाजपा के लोगों ने किया। और वहाँ पर लोगों में जब आक्रोश पैदा हुआ तो निर्णय वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से केदारनाथ मंदिर में सोने का प्रकरण है, जिसकी जांच सरकार नहीं करा रही है। आम जन के जेहन में ये बात है। 4 धाम यात्रा को संचालित करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, जबकि 4 धाम यात्रा पर तो पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों का जो है अर्थव्यवस्था या आर्थिकी जो है निर्भर करती है, उस 4 धाम यात्रा को चलाने में विफल साबित हुई है। तो ये तो लोगों के जेहन में है। ये आप निश्चिंत रहिए, हम जीतेंगे। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।